हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोसियस में स्वागत है। और ये समाज शास्त्र की कम्पिटिटिव सीरीज है और इसमें आज हम लोग एक ऐसी विचारक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसके बारे में नाम तो हम लोगों ने सुना है, उनके कुछ कॉन्सेप्ट्स को भी हम लोगों ने सुना है, लेकिन उनके बारे में बहुत कुछ जानते नहीं हैं। ये विचारिका हैं गेल ओमविट। आप लोगों ने जब भी अगर उपाश्रित परिपेक्ष या दलित परिपेक्ष के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो गेल ओमविट का नाम जरूर आप लोगों ने सुना होगा। गेल ओमविट आखिर में कौन थी, उन्होंने समाजशास्त्र में क्या क्या अपना योगदान दिया है, उनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन सी हैं, इन सभी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम लोग एक ऐसी विचारिका के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिनके बारे में बहुत कुछ हम लोग नहीं जानते हैं। ये आप लोगों को गेल ओमविट का इमेज दिख रहा है। गेल ओमविट का अगर जीवन काल की बात करें तो 2 अगस्त 1941 से 25 अगस्त 2021 तक रहा है। तो 25 अगस्त 2021 में इनकी डेथ हो गई थी। यह एक अमेरिकी मूल की भारतीय समाजशास्त्री और मानवाधिकार कार्यकर्ता थी। तो गेल ओमविट का जन्म अमेरिका में हुआ था, लेकिन वो आके भारत में बस गई थी, अर्थात भारत की नागरिकता उन्होंने ले ली थी। तो अमेरिकी मूल की भारतीय समाजशास्त्री गेल ओमविट रही हैं। वह एक विपुल लेखिका थी और उन्होंने भारत में जाति विरोधी आंदोलन, दलित राजनीति और महिलाओं के संघर्ष पर कई किताबें प्रकाशित की हैं। तो आप लोग अगर इनके फील्ड को देखेंगे कि इन्होंने आखिर में स्टडी किस किस फील्ड में किया है, तो इन्होंने जाति विरोधी आंदोलन में भाग लिया है, दलित राजनीति पे इन्होंने काफ़ी कुछ काम किया है, महिलाओं के संघर्ष पे इन्होंने बहुत कुछ काम किया था, अपना इन्होंने खुद का भी बहुत कुछ योगदान दिया है, जिसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओमविट दलित और जाति विरोधी आंदोलनों, पर्यावरण, किसान और महिला आंदोलनों, विशेषकर ग्रामीण महिलाओं से जुड़े आंदोलनों में शामिल थे। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ये थी है। अगर इनके बैकग्राउंड को हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे तो ऐसा देखने को हमें मिलेगा कि सिर्फ गेल ओमविट ही ऐसी नहीं थी, बल्कि इनके अगर बोलें कि प्रोफेशनल जो कैरियर थी इसकी शुरुआत ही वहीं से होती है कि जो ये इनके भावी पति थे वो भी इसी से जुड़े हुए थे। और इनकी मदर इन लॉ जो सास थी, अर्थात इनके हस्बैंड की मदर जो थी, वो भी एक क्रांतिकारी रहीं। तो आगे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इनके बारे में। ओमविट के शोध प्रबंध का शीर्षक था औपनिवेशिक समाज में सांस्कृतिक विद्रोह, पश्चिमी भारत में गैर ब्राह्मण आंदोलन, जो कि 1973 से 1930 तक था। 1873 से 1930 तक था। समटाइम्स क्या होता है कि बोलने में हमको लगता है कि हम वही बोल रहे हैं, लेकिन कुछ और बोल जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पे जो लिखा हुआ रहता है उस पर आप लोग देख लिया करिए, क्योंकि एक साथ आप लोग सोच सकते हैं कि आधे घंटे या फिर 40 मिनट कंटिन्यूअस बोलना होता है। तो समटाइम्स होता है कि हम बोलते हैं सही और हमें लगता भी है कि सही बोलते हैं, लेकिन उसमें कुछ इधर उधर शब्दों का हो जाता है। तो आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान दे दिया करिएगा। और अगर कभी कुछ गलत ऐसा बोल दिया जाता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बता दिया करिए, जिसको कि हम लोग करेक्शन कर सकते हैं। ओमविट के अकादमिक लेखन में वर्ग, जाति और लिंग संबंधी मुद्दों का कई किताबों और लेख संबंधी मुद्दों पर कई किताबें और लेख शामिल हैं। तो इन्होंने बहुत सारी ऐसी किताबें और लेख जो हैं वो वर्ग, जाति और लिंग पे आधारित लिखा है। कई शोध परियोजनाएं शुरू करने के अलावा वह FAO, UNDP और NOVIB के लिए सलाहकार थीं और उन्होंने उड़ीसा में NISWASS, इसे निवास जैसा कुछ निकल के आता है। तो इसमें ये डॉक्टर अंबेडकर चेयर प्रोफेसर, पुणे विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर और नार्डिक इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज़ में
एशियाई अतिथि प्रोफेसर, गेस्ट प्रोफेसर के रूप में इन्होंने कार्य किया। वह नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय में वरिष्ठ फेलो और क्रांतिवीर बाबूजी पाटड़कर संस्थान की अनुसंधान निदेशक थीं। तो ये तो कुछ इनकी ब्रीफ, इन्होंने क्या क्या अचीवमेंट प्राप्त किया था अपनी लाइफ में उसके बारे में था। एक बार हम लोग इनकी संक्षिप्त जीवन परिचय को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इनकी जीवनी की, तो गेल ओमवेट का जन्म जो है वो मिनियापोलिस में हुआ था और उन्होंने कार्लटन कॉलेज और यूसी बर्कले में अध्ययन किया था। अब यूसी बर्कले क्या है, तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में इन्होंने अध्ययन किया था। आगे हम लोग जो भी आप लोगों को इस पेज पे कुछ शॉर्ट फॉर्म दिखे, जैसे कि FAO क्या है, UNDP क्या है, या फिर 1 मिनट जो NISWASS है ये क्या है, इस सभी को हम लोग एक बार लास्ट में डिस्कस कर लेंगे कि आखिर में ये हैं क्या, इनका फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि ये सभी के सभी सोशियोलॉजी से रिलेटेड हैं, समाजशास्त्र से रिलेटेड हैं। तो आगामी एग्ज़ाम में ऐसा हो सकता है कि इस पे क्वेश्चन भी पूछ दिया जाए। जहां उन्होंने 1973 में समाजशास्त्र में PhD की उपाधि प्राप्त की। जब वह 1963-64 में पहली बार भारत गईं या आई कह सकते हैं, तो फुल ब्राइट फेलोशिप पर एक अंग्रेजी ट्यूटर थीं ये। ओमवेट 1970 के दशक में शोध के लिए फिर से भारत आईं। उस समय उनकी मुलाकात अपने भावी पति भरत पाटड़कर और उनकी सामाजिक कार्यकर्ता माँ इंदुमती पाटड़कर से हुई। तो अगर बात करें इंदुमती पाटड़कर की, तो इनके जो पिता थे वो स्वतंत्रता जो आंदोलन हुआ था उसमें ये एक स्वतंत्रता सेनानी रहे, और इंदुमती पाटड़कर जो रहीं ये भी एक सोशल एक्टिविस्ट थी, सामाजिक कार्यकर्ता थी, स्वतंत्रता सेनानी थी। तो और इसी के साथ ही अगर भरत पाटड़कर की बात करें तो इन्होंने भी महाराष्ट्र में जो किसानों को लेके काफ़ी कुछ सोशल एक्टिविस्ट के रूप में इन्होंने काम किया था। तो उसी समय इनकी मुलाकात गेल ओमवेट से होती है, या ये कहें कि गेल ओमवेट की मुलाकात भरत पाटड़कर से होती है। भरत से शादी करने के बाद वह अपने पति और उनके विस्तृत परिवार के साथ भारतीय राज्य महाराष्ट्र के कासेगांव नामक गांव में रहती थी। वह 1983 में भारतीय नागरिक बन गई थी। तो भारत की नागरिकता इन्होंने 1983 में ले ली थी। अपनी मृत्यु से पहले के वर्षों में वह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अर्थात UNDP, ऑक्सफैम, नोविब और अन्य संस्थानों के लिए लिंग, पर्यावरण और ग्रामीण विकास पर एक परामर्शदाता समाजशास्त्री के रूप में कार्य कर रही थीं। वह संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और गैर सरकारी संगठनों के लिए एक सलाहकार थीं। उन्होंने उड़ीसा में निस्वास, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये निस्वास शॉर्ट फॉर्म निकल के आता है, इसका फुल फॉर्म क्या है इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट में लेक्चर के। इसमें इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर चेयर प्रोफेसर के रूप में, पुणे विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की प्रोफेसर के रूप में, नार्डिक इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज कोपेनहेगन में एशियाई अतिथि प्रोफेसर के रूप में और एक वरिष्ठ के रूप में कार्य किया था इन्होंने। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय नई दिल्ली में फेलो, वह एक विजिटिंग प्रोफेसर और समन्वयक, सामाजिक न्याय स्कूल पुणे विश्वविद्यालय और भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान शिमला में एक फेलो थी। गेल ओमवेट इग्नू में डॉक्टर BR अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन और विकास चेयर की पूर्व चेयर प्रोफेसर थीं। ओमवेट का 80 वर्ष की आयु में 25 अगस्त 2021 को महाराष्ट्र में निधन हो गया। तो यहाँ पे आप लोग ये समझ सकते हैं इनकी, अगर हम लोग जीवनी की बात करें या फिर इन्होंने अपने जीवन में क्या अचीव किया था, तो आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि गेल ओमवेट का योगदान काफ़ी कुछ रहा है समाजशास्त्र के फील्ड में।
अब हम लोग इनके अगर एक्टिव होने की बात करें कि इनका एक्टिवनेस क्या रहा या सक्रियता क्या रहा, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। ओमवेट ने भारत में सामाजिक आंदोलनों के साथ काम किया, जिसमें दलित और जाति विरोधी आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन, किसान आंदोलन और विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के साथ काम किया था। तो यहाँ पे आप लोग ये एक एक जो है ये की टर्म्स है, ध्यान दीजिएगा। दलित परिपेक्ष में तो इनको हम लोग अध्ययन करते ही हैं, तो उसी से रिलेटेड अगर हम देख लें तो जाति विरोधी आंदोलन, अगर हम गेल ओमवेट को बात करें तो ये अंबेडकर से, बुद्धिज़्म से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थी। तो अंबेडकर आप लोगों को जैसा कि पता ही है कि जो जाति विरोध का उन्होंने काफ़ी समर्थन किया था। तो इस प्रकार से दलित और जाति विरोधी आंदोलन से ये संबंधित रही हैं। पर्यावरण आंदोलन, किसान आंदोलन और विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के साथ इन्होंने काम किया था। वह श्रमिक मुक्ति दल, ये कुछ की टर्म्स हैं जो कि आप लोग याद रखिएगा। श्रमिक मुक्ति दल और स्त्री मुक्ति संघर्ष चलवल, ये एक की टर्म आप लोगों को निकल के आता है। इसमें ये सक्रिय थी, जो दक्षिणी महाराष्ट्र के सांगली और सतारा जिलों में परित्यक्त महिलाओं के मुद्दों पर काम करती है, और श्वेतकारी महिला अघाड़ी अर्थात जो महिलाओं की भूमि अधिकारों और राजनीतिक शक्ति के मुद्दों पर काम करती है। गेल ओमवेट एक अम्बेडकरवादी विद्वान थी। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि गेल ओमवेट जो थी वो एक अम्बेडकरवादी विद्वान थी, जिन्होंने जाति विरोधी आंदोलन में बहुत योगदान दिया। ओमवेट हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथों या जिसे यह विशेष रूप से ब्राह्मणवाद के रूप में मानती थी की आलोचना करती थी, क्योंकि उनका तर्क था कि वे जाति आधारित को बढ़ावा देते हैं। जाति व्यवस्था के लिए उनकी कथित वकालत की आलोचना के अलावा ओमवेट ने वेदों को पवित्र मानने की हिंदू परंपरा को भी खारिज कर दिया था। 2000 में, सन 2000 की बात है, द हिंदू में प्रकाशित एक खुले पत्र में तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण को संबोधित करते हुए उन्होंने ऋग्वेद पर अपना दृष्टिकोण दिया था, और उन्होंने कहा था कि जहाँ तक ये आप लोग इम्पॉर्टेंट कोट में रख लीजिएगा कि इसी में से हो सकता है कोई लाइन एग्जाम में पूछ दिया जाए, और ये पूछ दिया जाएगा कि कथन किसका है। जहाँ तक वेदों की बात है, वे प्रभावशाली पुस्तकें हैं, वो एक्सेप्ट करती हैं, विशेष करके ऋग्वेद की बात करती हैं, लेकिन उन्हें किसी पवित्र चीज़ के रूप में लेना उनके समझ में नहीं आ रहा था। वो ऐसा कर रही थी कि उसे आप लोग खुद पढ़ के देखो। अधिकांश जो है वो भजन, युद्ध, पशुचारी, प्रेम प्रसंग आदि सफलता के लिए है। वे विजय का जश्न मनाते हैं। इंद्र और वृत्त के बारे में भजन संदेहास्पद लगते हैं, जो कि हम इंद्र को देवता मानते हैं और उनके बारे में हम भजन करते हैं। मानो सिंधु घाटी के लोगों द्वारा बनाए गए बांधों को तोड़ने के लिए आर्य जिम्मेदार थे। यद्यपि पुरातत्वविदों ने हमें बताया है कि आर्यन आक्रमण द्वारा सीधे विनाश का कोई सबूत नहीं है। ऋग्वेद आर्यों और जिन्हें विदेशियों, पर्णी और उनके जैसे लोग कहते थे कि इनके बीच शत्रुता का प्रमाण देता है। तो इस प्रकार से ये वेदों का कहें तो समर्थक नहीं थी, हालांकि मानती थी कि काफ़ी अच्छी पुस्तकें हैं, लेकिन उनके मतलब जितने उसमें डिस्कस किए गए हैं और देवताओं को भगवान के रूप में मानना, पूजा करना, इसके वो विरुद्ध में थी। ओमवेट का मानना है कि हिंदुत्व समूह जो है वो जाति आधारित भेदभाव की व्यापकता के बावजूद विभिन्न जातियों के बीच एकजुटता पैदा करने के लिए भूगोल, वंश और विरासत के आधार पर हिंदू धर्म की एक जातीय परिभाषा को बढ़ावा देते हैं। जो हिंदुत्व है वो ऐसा वो मानती थी कि जो जातीयता है उसको बढ़ावा देती है। ओमवेट ने 2001 में नस्लवाद के खिलाफ विश्व सम्मेलन में दलित कार्यकर्ताओं द्वारा अपनाए गए रुख का समर्थन किया कि भेदभाव वाले समूहों को जैविक रूप से हीन और सामाजिक रूप से खतरनाक मानते हुए जाति भेदभाव नस्लवाद के समान है। तो यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं कि ओमवेट के कुछ की टर्म्स निकल के आते हैं। जैविक रूप से हीन और सामाजिक रूप से खतरनाक
किसने कहा है? अगर नस्लीय भेदभाव की बात करें तो ये केल ओमवेट ने कहा है। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका को नस्लवादी देश कहा और सकारात्मक कार्रवाई की वकालत की। हालांकि उन्होंने अमेरिकी सकारात्मक भेदभाव नीतियों की तुलना भारत की नीतियों से करते हुए ये कहा है कि यह भारतीय उद्योगपतियों की सामाजिक चेतना की स्थिति पर एक दुखद टिप्पणी है कि भारत में इस तरह की चर्चाओं के बारे में सोचने से पहले अमेरिका में संगठित तरीके से चर्चा शुरू हो गई है। अर्थात जिस बारे में भारत आज सोच रहा है उससे कई वर्ष पहले अमेरिका में इन मुद्दों पे बातचीत हो चुकी है। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत में समूह प्रदर्शन की धारणाओं के संबंध में ओमवेट ने लिखा कि जबकि अमेरिकी बहस सामाजिक समूहों के बीच क्षमता के समग्र समान वितरण को मानती है, भारत में यह धारणा प्रतीत होती है कि परीक्षाओं, शिक्षा आदि के विभिन्न जाति समूहों का असमान प्रदर्शन वास्तविक विभिन्न क्षमताओं का परिणाम है। तो जैसा कि उन्होंने ये देखा कि किस प्रकार से परीक्षाओं में कौन सी ऐसे जो क्लास हैं, बोले वर्ग हैं या जाति हैं जो कि ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो इससे उन्होंने कहा कि जो जाति समूहों का असमान प्रदर्शन जो दिखता है हमें, ये वास्तविक विभिन्न क्षमताओं का परिणाम है कि विभिन्न विभिन्न जातियों में अलग अलग क्षमताएं पाई जाती हैं। उन्होंने कई मौकों पर बने बांध परियोजनाओं और जीएमओ फसलों का समर्थन भी किया है। अब इनकी कुछ विवाद भी हुए थे इनके बारे में। ऐसा नहीं है कि इनके विचार जो हैं वो सर्वमान्य हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है नाम आंद्रे बेतेई का। ओमवेट की जाति भेदभाव और हिंसा को नस्लवाद के रूप में चित्रित करने का भारतीय सरकार और भारत में समाजशास्त्रियों ने विरोध किया, जिसमें बेतेई भी शामिल थे, जिन्होंने ये स्वीकार करते हुए कहा है कि भेदभाव मौजूद है। जाति को नस्लवाद के एक रूप में मानने का गहरा इन्होंने विरोध किया था। पूर्वाग्रह और भेदभाव से बचाने के लिए ऐसे प्रयासों को राजनीतिक रूप से शरारती और बदतर वैज्ञानिक रूप से बकवास बताया है। बेतेई का तर्क है कि अतीत में कुछ समूह इस आधार पर श्रेष्ठ अधिकारों का दावा करते थे कि वे आर्य जाति या ट्यूटनिक जाति से संबंधित हैं। मानव विज्ञानियों ने इस तरह के दावे को दो आधारों पर खारिज कर दिया है। पहला, इस आधार पर कि एक ही मानव प्रजाति के भीतर कोई भी नस्ल किसी अन्य से श्रेष्ठ नहीं है। चूँकि मानव प्रजाति की बात हो रही है तो इसमें ऐसे हम कैसे मान सकते हैं कि एक नस्ल जो है वो दूसरे नस्ल से ज़्यादा श्रेष्ठ है। लेकिन इस आधार पर भी कि आर्य जाति या ट्यूटनिक जाति जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। जब सामाजिक श्रेष्ठता का दावा करने के लिए नस्ल की अवधारणा का दुरुपयोग किया जाता है तो हम उसे सामने के दरवाजे से बाहर नहीं फेंक सकते हैं और उत्पीड़ितों के हित में इसका दुरुपयोग करने के लिए इसे पीछे के दरवाजे से नहीं ला सकते हैं। नस्ल का रूपक एक खतरनाक हथियार है, चाहे इसका उपयोग श्वेत वर्चस्व का दावा करने के लिए किया जाए या वंचित समूहों की ओर से मांग करने के लिए किया जाए। यहाँ पे तो ये हम लोगों ने देख लिया कि आंद्रे बेतेई ने किस प्रकार से आलोचना की है, वहीं पे कुछ मार्क्सवादियों की भी आलोचना है। ओमवेट की उनके लेखन में कथित राज्य विरोधी पूर्वाग्रह के साथ साथ नौ उदारवादी आर्थिक सहानुभूति के लिए आलोचना की गई थी। विद्वानों ने उनके काम की प्रामाणिकता के संबंध में उनके दावों की ईमानदारी पर भी सवाल उठाते हुए लिखा है कि ओमवेट एक खतरनाक अमेरिकी बाहरी व्यक्ति से एक क्रांतिकारी अंदरूनी व्यक्ति में बदल गई हैं, जो एक गीत वादक है और कहता है कि अर्थात एक गीत वादक के रूप में दर्शाया गया है जो मार्क्सवादी विचारक हैं उन्होंने, और इन्होंने कहा है कि ये गीत वादक के रूप में है जो कि कहता है कि हम अमीरों का गला काट देंगे। अध्याय रणनीतिक रूप से इन शब्दों के साथ समाप्त होता है जो गुमनाम मजदूरों द्वारा लिखे और गाए जाने के बावजूद केवल ओमवेट अर्थात इन्हीं की एजेंसी के माध्यम से ही सुने जा सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ मार्क्सवादी आलोचना भी की गई थी। अगर कार्य की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इनका शोध का ही टॉपिक था, ओमवेट का शोध प्रबंध जो था वो औपनिवेशिक समाज में सांस्कृतिक विद्रोह, पश्चिमी भारत में गैर ब्राह्मण आंदोलन। तो ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। साथ ही इनकी कुछ किताबें हैं, यहाँ पे मैंने
मेंशन किया है, तो ये मैंने हिंदी में मेंशन किया है। औपनिवेशिक समाज में सांस्कृतिक विद्रोह, महाराष्ट्र में गैर ब्राह्मण आंदोलन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हम इस जेल को तोड़ देंगे, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, पुनः आविष्कार क्रांति, लिंग और प्रौद्योगिकी, दलित और लोकतांत्रिक क्रांति, दलित दृष्टिकोण, ग्रोइंग अप अनटचेबल, भारत में बौद्ध धर्म, अंबेडकर, सीकिंग बेगमपुरा, यह आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अंडरस्टैंडिंग कास्ट, भरत पाटड़कर के साथ इन्होंने तुगोबा के गानों को भी प्रकाशित किया है। और ज्योतिराव फुले और भारत में सामाजिक क्रांति की विचारधारा, इसी को चूँकि ये बहुत बार इंग्लिश में भी पूछ दिया जाता है, तो हम लोग इंग्लिश में भी बुक्स के नाम देख लेंगे। इनको कौन कौन से पुरस्कार दिए गए थे वो भी देख लेते हैं। तो मानद वुड्रो विल्सन फेलोशिप इनको दिया गया था। भारत में अंग्रेजी में ट्यूटर के रूप में फुल ब्राइट फेलोशिप दी गई थी। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय स्नातक फेलोशिप इनको मिला था। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्टडीज़, महाराष्ट्र में गैर ब्राह्मण आंदोलन पर भारत में पीएचडी शोध के लिए इन्हें जूनियर फेलोशिप दिया गया था। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी वुमेन, भारत में महिला आंदोलन पर शोध के लिए फेलोशिप दिया गया था। सावित्रीबाई फुले पुरस्कार इनको दिया गया था। डॉक्टर अंबेडकर चेतना पुरस्कार, एबीपी माझा सम्मान पुरस्कार और मातोश्री भीमाबाई अंबेडकर पुरस्कार तथा विट्ठल रामजी शिंदे पुरस्कार। और लास्टली अगर 2018 की बात करें तो इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी जो है उसके द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको 2018 में दिया गया था। सेम उन्हीं पुस्तकों को हम लोग इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, कल्चरल रिवोल्ट इन अ कॉलोनियल सोसाइटी, द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट इन महाराष्ट्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक इनकी। और विल स्मैश दिस प्रिजन, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, reinventing revolution, gender and technology, Dalits and the democratic revolution, Dalit visions, growing up untouchables, Buddhism in India, Ambedkar towards an enlightened India, seeking Begumpura, understanding caste सॉन्ग, ये हम लोगों को ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि तुकोबा जो है इस सॉन्ग को इन्होंने भी पब्लिश किया था अपने पति भरत और पाटनकर के साथ। ज्योति राव फुले एंड द आइडियोलॉजी ऑफ सोशल रिवॉल्यूशन इन इंडिया, तो ये कुछ किताबें जो हैं ये गेल ओमेट के द्वारा लिखी गई हैं। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं जो हम लोग डिस्कस करने वाले थे, ये है निश्वास। आखिर में ये क्या है, ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो है ये उड़ीसा भुवनेश्वर में है। तो निश्वास का जो फुल फॉर्म है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वर्क एंड सोशल साइंसेज, ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। नोविब क्या है, नीदरलैंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस करके है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसको, नीदरलैंड्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भी कोऑपरेशन कहते हैं। द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO है और इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, ये UN की एक एजेंसी है दैट लीड्स इंटरनेशनल इफोर्ट टू डिफीट हंगर। तो भूखमरी को समाप्त करने के लिए जो FAO है ये UN की एक एजेंसी है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की बात करें तो एक संयुक्त राष्ट्र संघ का वैश्विक विकास कार्यक्रम है। यह गरीबी कम करने, आधारभूत ढांचे के विकास और प्रजातांत्रिक को प्रोत्साहित करने का काम करता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक विकास नेटवर्क है। ये इसका मुख्यालय की बात करें तो न्यूयॉर्क सिटी में इसका मुख्यालय है। UNDP परिवर्तन के लिए अधिवक्ताओं और लोगों को बेहतर जीवन बनाने में सहायता करने के लिए ज्ञान, अनुभव और संसाधनों को जोड़ता है। अब यहाँ पे गेल ओमेट से जुड़े हम लोग कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो जो हम ऑक्सफैम एक है, ऑक्सफैम ये भी एक यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एक मिनट,
ये भी एक ऐसी एजेंसी है जो हम बोल सकते हैं कि जो हंगर लोग या पुअर लोग होते हैं उनके लिए काम करती है। तो ये हमारा इसका फाउंडेशन जो है वो है, आप लोग ऑक्सफैम का देख सकते हैं, ऑक्सफोर्ड कमेटी पर क्या है, फेमाइन रिलीफ। एक मिनट, इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। हाँ, फेमाइन रिलीफ फाउंडेड जो है, इसका फाउंडेशन जो है 1982 में हुआ था, फाउंडेड एट ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में। और टाइप अगर बात करें तो ये एक एनजीओ है, इंटरनेशनल एनजीओ। रजिस्ट्रेशन नंबर ज़रूरत नहीं है। आप लोग फोकस देख सकते हैं तो पॉवर्टी इरेडिकेशन अर्थात गरीबी को हटाने में ये काम करता है। डिजास्टर अगर कोई ऐसी आ गई तो उससे रिलीफ के लिए हेडक्वार्टर की बात करें तो ऑक्सफैम का जो हेडक्वार्टर है वो नैरोबी केनिया में है। तो ये कुछ रिलेटेड फैक्ट्स थे। साथ ही अगर बात करें गेल ओमेट के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की, तो ये आप लोगों देख सकते हैं कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय का। और यहाँ से उन्होंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया था। कैलिफोर्निया में ये जो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय है ये बर्कले में है। कैलिफोर्निया में एक सार्वजनिक भूमि अनुसंधान विश्वविद्यालय है और इसकी स्थापना 1968 में हुई थी। और यह राज्य का पहला भूमि अनुदान विश्वविद्यालय और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय प्रणाली का संस्थापक परिसर है। बर्कले की बात करें तो दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से ये एक है। तो ये जो कुछ है इससे संबंधित गेल ओमेट ने कहाँ से एजुकेशन लिया था वो फैक्ट थे। और इनकी अगर कुछ किताबों की बात करें, बहुत सारी किताबें तो हमें नहीं मिली, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अम्बेडकर पे इन्होंने काफ़ी कुछ किताबें लिखी हैं। तो अम्बेडकर एक समृद्ध भारत की ओर इन्होंने बुक लिखा है, अंडरस्टैंडिंग कास्ट, बुद्धिज़्म इन इंडिया और अम्बेडकर टुवर्ड्स एन इनलाइटेंड। तो यहाँ पे आप लोग आज गेल ओमेट के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ डिस्कस किया जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हो सकता है कि इसमें से बहुत सारे फैक्ट्स आप लोगों को पता भी रहे हों और बहुत सारे फैक्ट्स आप लोगों को पहली बार पता चले हों। तो यदि आप लोगों को यदि लेक्चर पसंद आया है तो आप लोग लाइक करके हमें बताइएगा, कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। धन्यवाद।